हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी के लिए एनएचएम एएनएम 5006 पदों की जो बहाली निकली है, लगातार 100 प्रश्न मैं इसीलिए करा रहा हूँ ताकि अगर आपका एग्ज़ाम जल्दी हो जाए, चुनाव से पहले हो जाए, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने को मिले, देखने को मिले, ठीक है। इसीलिए मैं ग्रुप भी बना दिया हूँ कि जो भी ग्रुप में क्वेश्चन वगैरह होता है, डेली मैं 50-60 क्वेश्चन इस 100 के अलावा डालता रहता हूँ, क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। तो वो ग्रुप आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसमें ज्वाइन हो सकती हैं जो भी कैंडिडेट है। शुरू करते हैं। आज का मैं 100 वन लाइनर ज़बरदस्त तरीके से मैं करा रहा हूँ। चलिए, पहला प्रश्न है, हृदय की गति को नियंत्रण करने वाला कौन सी संरचना है। तो देखिए, हृदय में आपका नोड बना होता है, यह नोड जो है ब्लड को पंप करने में जो है मदद करता है। तो ऐसे नोड जिसे साइनोट्रियल नोड बोलते हैं, यह हृदय की गति को नियंत्रण करता है, समझ गए। सीने में दर्द का कारण क्या हो सकता है। तो सीने में दर्द का कारण एंजाइना हो सकता है या हृदय रोग हो सकता है, समझ गए। आगे है, ब्लड शुगर का समान स्तर कितना होता है। तो माय डियर, ब्लड शुगर खाली पेट अगर कराते हैं तो यह 70 से लेकर 100 mg प्रति DL या 110 mg प्रति DL होता है। भोजन के 2 घंटे बाद, जिसे हम लोग पीपी बोलते हैं, यह 140 mg प्रति DL से कम होना चाहिए अगर आप भोजन के बाद कराते हैं तो, ठीक है। ब्लड शुगर रैंडम भी इतने ही के आसपास होता है, ध्यान रखिएगा। वायरल हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी में क्या अंतर है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी में क्या अंतर है। तो बेसिकली हेपेटाइटिस ए जो होता है, यह आपको पानी दूषित भोजन से फैलता है, जबकि हेपेटाइटिस बी जो होता है, यह आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जहां से खून और शरीर से निकलने वाले द्रव्यों से फैलता है, समझ गए। आगे है, फ्रैक्चर के किस प्रकार से हड्डी बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए, कंपाउंड फ्रैक्चर होता है, जिसे जटिल फ्रैक्चर भी कहते हैं। यहाँ पे हड्डियाँ बाहर निकल जाती है एक दूसरे को पार करते हुए, ठीक है ना। स्किन को तोड़ते हुए, घाव बनाते हुए हड्डियाँ बाहर निकल जाती हैं। पेप्सिन का क्या कार्य है। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पेप्सिन का कार्य है, यह प्रोटीन को पाचन करता है, ठीक है ना। प्रोटीन, प से पेप्सिन और प से प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है, ठीक है। हृदय में रक्त का प्रवाह किस दिशा में होता है। हृदय में रक्त का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो दाहिने एट्रियम से दाहिने वेंट्रिकल, फिर फेफड़े और फिर बाएं वेंट्रिकल से सिर और शरीर में जाता है। यानी कहने का मतलब है, जैसे अपन हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर होता है, ठीक है। दाहिने एट्रियम से दाहिने वेंट्रिकल, ऊपर एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल है, ठीक है। देखिए, ब्लड शरीर से आता है तो पहले इस वाले चैम्बर में आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग दाहिने एट्रियम, इसे राइट बोलते हैं, इसे लेफ्ट बोलते हैं। नीचे वाला वेंट्रिकल, इसे राइट और इसे लेफ्ट बोलते हैं। बॉडी से अशुद्ध ब्लड यहाँ पे आता है इस वाले चैम्बर में। यहाँ से कपाट को खोलकर ब्लड यहाँ पे आता है, इसमें आता है, ठीक है। यानी दाहिने वेंट्रिकल में नीचे आता है। और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड जो है जाता है कहाँ पे, फेफड़ा की तरफ। फेफड़ा की तरफ जाता है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए जाता है और फिर ऑक्सीजन लेकर जो है आपका ब्लड जो है आता है इस आर्टरिया में, आता है लेफ्ट वाला में। और फिर लेफ्ट वाला से शुद्ध ब्लड रहता है वो, तो यहाँ पे आता है बायां वेंट्रिकल में, और ये वेंट्रिकल से बाहर महाधमनी में निकल जाता है शरीर और सिर की ओर, ठीक है। आगे यहाँ पे आते हैं, बच्चों में सर्वाधिक पाई जाने वाली मानसिक बीमारी कौन सी होती है। तो बच्चे में सबसे ज़्यादा अगर कोई मानसिक बीमारी पाया जाता है तो ऑटिज्म होता है, जहाँ पे बच्चा मूक होता है, गूंगा, बोल नहीं पाता है, ठीक है। नर्सिंग में सबसे समान संक्रमण कौन सा है। तो देखिए, समान संक्रमण की बात करेगा तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल होता है, यह आंतों को संक्रमित करता है, याद रखिएगा। दृष्टिहीनता का सबसे समान कारण क्या है। तो दृष्टिहीनता का सबसे समान कारण होता है ग्लूकोमा होता है, मोतियाबिंद होता है, मैकुलर डिजेनरेशन होता है। ये सब समान कारण है, यहाँ पे मोतियाबिंद भी लिख लीजिएगा, यह सबसे समान कारण मोतियाबिंद, फिर ग्लूकोमा, फिर मैकुलर डिजेनरेशन, ओके। आगे मैं बढ़ता हूँ। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। त्वचा है, सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। क्या कारण है कि रक्त का रंग जो है लाल रंग का होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन के साथ जुड़ने पर रक्त लाल हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन वर्णक
प्रदान करता है, कलर प्रदान करता है ब्लड में। और हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो रक्त का रंग लाल हो जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन संयोजन अस्थि संयोजन ऑस्टियोपोरोसिस किस कारण से होता है? ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की बीमारी है जहाँ पे हड्डी कमज़ोर भंगुर हो जाता है, तो यह कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, मानव समान रक्तदाब की सीमा कितनी होती है? सबको पता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। ठीक है ना। आगे है, रक्त में कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? तो रक्त में कुल मिला के ब्लड में ऑक्सीजन का सेचुरेशन पूछ रहा है। ठीक है ना। ब्लड में ऑक्सीजन का सेचुरेशन पूछ रहा है। अब ये मत कहिएगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है। वायुमंडल में तो ऑक्सीजन लगभग 21% ही है, लेकिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से जो जुड़ा होता है वह 95 से लेकर 100 के बीच में होना चाहिए। लगभग 98 पर सही माना जाता है, 98% पर। ठीक है। माइक्रोबियल संक्रमण से बचाव के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो सूक्ष्म जीवों से अगर आप संक्रमण से बचना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट उपाय है हाथों की स्वच्छता रखें। आधा संक्रमण हाथों के थ्रू ही फैलता है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा हाथों से काम करता रहता है, और अगर वो संक्रमित हाथ को कहीं संक्रमित जगह पर ले जाएगा, मुंह में ले जाएगा, कहीं टच करेगा तो इन्फेक्शन अंदर चला जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो कुल मिला के ये हाथ की स्वच्छता काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे है, किडनी के मुख्य कार्य क्या है? देखिए, किडनी का मुख्य कार्य है यह वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए, किडनी का काम होता है कि यह वेस्ट पदार्थ को बाहर तो निकालता ही है यूरिन के रास्ते, साथ में यह पानी और जो खनिज पदार्थ हमारे बॉडी में है, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, इन सब को रेगुलेट करता है, संतुलन बना के रखता है। ठीक है। अधिक पानी होने पर शरीर से बाहर निकाल देता है, तो बॉडी में ज़्यादा पानी भी आवश्यक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाली संरचना क्या है? तो अभी मैंने बताया, हृदय की धड़कन को नियंत्रण कौन करता है? एसए नोड और एबी नोड। एसए नोड आपका नेचुरल होता है। ओके। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण क्या हो सकता है? तो ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो यह बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो एक तो अनुवांशिक होता है कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है ब्लड प्रेशर, तो संभावना बन सकता है आप में भी होने का। दूसरा, बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव लेना भी जो है समस्या बनता है बीपी हाई होने का। और बहुत ज़्यादा नमक का सेवन भी जो है बीपी बढ़ने का खतरा उत्पन्न करता है। ठीक है। आगे है, रोग प्रतिरोधात्मक यानी इम्यून सिस्टम के प्रमुख अंग कौन सा है? तो जहाँ जहाँ से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत तरीके से खड़ा होता है उसमें अस्थि मज्जा होता है, प्लीहा होता है, लिम्फ नोड होता है। ये सब इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा जो है केंद्र है। जिस प्रकार से हमारा सोचने समझने का केंद्र ब्रेन है, उसी प्रकार से इम्यून सिस्टम का केंद्र लिम्फ नोड, प्लीहा और अस्थि मज्जा ये सब है। ठीक है। आगे है, स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, स्ट्रोक को हम लोग सीवीए भी बोलते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। होता यह है कि जो ब्रेन की रक्त वाहिनी होती है, उस रक्त वाहिनी में ऑक्सीजन अचानक से जो है सप्लाई कम हो जाता है। और यह सप्लाई कम क्यों होता है? क्योंकि ब्लड का भी सप्लाई कम हो जाता है ब्रेन में, और जैसे ही ब्लड के सप्लाई कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो है ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम जाएगी, और फिर ब्रेन का टिश्यू मरने लगता है और ब्रेन काम धीरे धीरे करना बंद कर देता है। और जब ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो बॉडी के अन्य हिस्सों भी जो है काम करना बंद कर देता है, और यही स्ट्रोक कहलाता है, आघात कहलाता है। ठीक है। आघात के लक्षण होते हैं कि आंखों में धुंधलापन, सिर दर्द, शरीर में सुन्नपन होने लगता है। समझ रहे हैं ना। मलेरिया किस जीवाणु से होते हैं? प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। आगे है, हृदय आक्रमण हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या होता है? तो जो हार्ट अटैक होता है इसका मुख्य कारण धमनियों में प्लाक का जमाव। धमनियों में प्लाक का जमाव का मतलब होता है
कि वसा का जमाव, यानी मान गए ये ब्लड की नली है और इस नली में कुछ चीज़ का जमाव हो जाएगा तो ब्लड फ्लो आगे की तरफ कम हो जाएगा। तो जब कम होगा तो हार्ट को जितना ब्लड मिलना चाहिए हार्ट के धमनी को नहीं मिल पाएगा, तो हार्ट का भी टिश्यू जो है मरने लगेगा और वहाँ पे हार्ट अटैक लग जाता है, व्यक्ति को हृदय काम करना बंद कर देता है और यही जो है हार्ट अटैक होता है, धमनियों में प्लाक का जमाव, वसा का जमाव। ठीक है, आगे है टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या अंतर है। देखिए, तो टाइप 1 जो होता है शरीर में इंसुलिन नहीं बन पाता है, लेकिन टाइप 2 में शरीर में इंसुलिन ठीक से उपयोग नहीं हो पाता है। टाइप 1 जो होता है ना, यह बच्चे में अधिकतर होते हैं या ये जन्म से भी उपस्थित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी में पैंक्रियाज ही नहीं सही से विकसित हुआ हो, पैंक्रियाज ही स्टार्टिंग से नहीं काम कर रहा हो, तो उसमें इंसुलिन ही नहीं बनेगा। जब पैंक्रियाज नहीं बनेगा तो चूँकि पैंक्रियाज ही अग्नाशय ही नहीं इंसुलिन बनाता है, तो जब आपका पैंक्रियाज या फिर अग्नाशय सही से काम नहीं करेगा या सही से विकसित नहीं हुआ रहेगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक है इंसुलिन नहीं बनेगा, और जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिक है कि आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। समझ रहे ना। या दूसरा रीज़न ये होता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा होता है बट उसका उपयोग ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके कारण बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। तो टाइप 2 जो होता है ना, ज़्यादातर वयस्क में होता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान में समय के साथ बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाने से इंसुलिन का उपयोग ठीक ढंग से बॉडी नहीं कर पाता है और डायबिटीज़ बढ़ने लगता है। ठीक है, ये हुई जो है 2 अंतर होता है। ए टाइप 1 को जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, बाल मधुमेह, तो इसको याद रखिएगा। आगे है गैस्ट्राइटिस के लक्षण क्या है। तो गैस्ट्राइटिस का लक्षण होता है पेट में जलन, उल्टी, गैस, पेट में दर्द। गैस्ट्राइटिस बेसिकली यह स्टोमक में इन्फ्लामेशन को दर्शाता है, जहाँ पे स्टोमक के अंदरूनी लेयर में छाला वगैरह पड़ जाता है, तो इसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। समझ रहे ना। अब सोचिए पेट के अंदरूनी हिस्सा में हमें घाव टाइप से हो जाएगा, छाला टाइप से, तो ऑटोमेटिक है पेट में जलन होगा, उल्टी होगा, गैस बनेगा, पेट में दर्द होगा। समझ रहे ना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी है, जिसे स्टेपिज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो रोग प्रतिरोधक तंत्र की प्रमुख कोशिकाएं कौन सी है। तो हमारे बॉडी में रोग को बचाने वाला जो सिस्टम है उसका कोशिका है, सेल है, वो बी कोशिका और टी कोशिका होता है। ठीक है ना। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, आप लोग नाम सुने होइएगा। ये 2 प्रमुख ऐसे कोशिका है जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को बना कर रखता है, रोगों से लड़ता है। ठीक है। संक्रामक रोगों को नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है। तो देखिए, संक्रामक रोगों से नियंत्रण करना है तो उसका टीकाकरण करिए। ठीक है, हैंड वॉशिंग करवाइए। शरीर में कितने हड्डियां होती है। टोटल 206 हड्डियां होती है, समझ गए। सॉरी, 206 हड्डियां होती है, याद रखिएगा। आगे है पाचन का मुख्य स्थान कौन सा है। तो पेट और छोटी आंत। पेट और छोटी आंत में पाचन बहुत ज़्यादा होता है। मनुष्य की औसतन शारीरिक तापमान कितना होता है। तो मनुष्य की औसतन शारीरिक तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे जब मैं बढ़ता हूँ तो आगे रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है, यह ऑक्सीजन को रक्त से शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचाता है। बेसिकली हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को लेकर यह ब्लड के थ्रू और अन्य अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा, जिसे फ्लू भी कहते हैं, इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, जिसे आप लोग नाम सुने भी होइएगा, H1N1 इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे नर्स के लिए महत्वपूर्ण पेशेवर गुण कौन सा है। यानी नर्स के लिए प्रोफेशनल जो होता है, प्रोफेशनल क्वालिटी गुण जो होता है, क्या होना चाहिए। सहानुभूति होनी चाहिए, धैर्यवान होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए नर्स के अंदर। ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। डेंगू बुखार के लक्षण क्या होते हैं। तो डेंगू बुखार में तेज बुखार के साथ सिर दर्द, हड्डियों में दर्द और त्वचा पर चकत्ते टाइप से निकल जाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ये त्वचा पर जो चकत्ते निकलता है ना, ये चिकन पॉक्स का जो है रीजन बन जाता है। ठीक है। ब्रेन डेड होने का मतलब क्या है। तो ब्रेन डेड होने का मतलब होता है ब्रेन की मृत्यु, यानी ब्रेन स्टेम का कार्य पूरी तरह से रुक जाना, यानी जो ब्रेन का सेल है उसका कार्य जो है रुक जाता है। और जब
ब्रेन कार्य करना बंद कर दे तो उसे ब्रेन डेड कहते हैं, समझ गए। पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है, क्योंकि आप जो भी भोजन खाते हैं और उसमें प्रोटीन का पाचन अगर आपका पेप्सिन नहीं करेगा तो फिर जो है आपका भोजन हमेशा जो है समस्या उत्पन्न करेगा प्रोटीन बॉडी में, ठीक है ना। हाई ब्लड प्रेशर के क्या लक्षण हो सकते हैं? तो जब किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो उसका सिर दर्द, उसको चक्कर आना, सांसें फूलना, ये सब जो है नॉर्मल होने लगता है, पसीना आना, ये सब जो है होने लगता है। आगे है कोलाइटिस का कारण क्या होता है माय डियर? कोलाइटिस के कारण होता है कोलाइटिस, यानी यह जो है क्लोन से बना है, क्लोन से बना है कोलाइटिस। तो हम लोग ओन के हटाकर यहाँ पे आइटिस दे दिए हैं। क्लोन जो होता है बड़ी आंत का हिस्सा है, और कोलाइटिस आइटिस जिसके लास्ट में आ जाए समझ जाते हैं इन्फ्लामेशन को ये बताता है, ठीक है ना। तो क्लोन जो होता है, कोलोन को कोलोनाइटिस कहते हैं, यह आंतों की सूजन को दर्शाता है। जिसके भी अंत में आइटिस आ जाए यह सूजन को बताता है, इन्फ्लामेशन को बताता है, समझ गए। आगे है मलेरिया के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो मलेरिया के लिए रक्त का माइक्रोस्कोपिक जांच किया जाता है, ब्लड एग्जामिनेशन किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। सांस की गति कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं 16 से लेकर 20 प्रति मिनट रिस्पायरेशन रेट सांस की नॉर्मल गति होती है। आगे मैं बात करूं अल्सर का मुख्य कारण क्या होता है? तो जो अल्सर जिसे हम लोग आम भाषा में छाला बोलते हैं कि छाला हो गया है, इसका मुख्य कारण एच पाइलोरी होता है। एच पाइलोरी कहा जाए तो हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया, ठीक है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया इसका मुख्य कारण होता है, ठीक है। ये स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है इस बार कि अल्सर का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा जीवाणु होता है? तो एच पाइलोरी दिया था, वहाँ पे सीधा एच पाइलोरी दिया था। एच पाइलोरी मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, समझ गए। कोविड-19 के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो कोविड-19 में आप लोग देखे भी होंगे, बुखार लगता था मरीज को, खांसी होता था, सांस लेने में कठिनाई होता था और व्यक्ति को गंध का पता नहीं चलता था, समझ गए ना। आगे है हृदय गति को मापने का समान तरीका क्या है? तो अगर आप हृदय की गति मापना चाहते हैं मतलब आपको पल्स रेट लेना पड़ेगा। हृदय की धड़कन को पल्स रेट से हम लोग मापते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, किस खनिज का शरीर में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? अभी मैंने ऊपर बताया था इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में मैंने बताया खनिज तत्व होता है, ठीक है ना, खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थ में पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, उसमें कैल्शियम, ये सब होता है। तो उसी खनिज में बॉडी में सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है कैल्शियम का। जैसे ही कैल्शियम का लेवल कमेगा आपके बॉडी में तो आपको मांसपेशी में अकड़न होने लगेगा, दर्द होने लगेगा जोड़ों में, ठीक है ना, और आपको वीकनेस भी आने लगेगा, सिर के बाल जो होते हैं टूटने लगेंगे कैल्शियम की कमी से, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे है संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए कौन सा प्रमुख उपाय है? यानी अगर आप चाहते हैं कि जो इन्फेक्टियस रोग है, संक्रामक रोग है, उसको हम रोकथाम करें तो उसके लिए हाथों की सफाई और मास्क पहनना, ये दो प्राइमरी काफ़ी ज़रूरी होता है, समझ गए ना। संवेदनशील सेंसेशन का नियंत्रण कहाँ होता है? तो देखिए सेंसेशन जो होता है जिससे हमको कोई चीज़ का महसूस होता है तो यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में होता है। संवेदनशीलता का नियंत्रण कहाँ होता है? मस्तिष्क से और रीढ़ की हड्डियों से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। शरीर में रक्त का प्रतिशत कितना होता है? तो कुल मिला के पूरे बॉडी के वजन का 7% होता है, मैंने पहले भी बता दिया। किसी का अगर मान गया 60 केजी का वजन है तो इसका 7% निकालेंगे तो इससे कट गया, ठीक है ना, और उससे जो है आपका 7 छक 42, 42 में 10 से भाग दीजिएगा 4.2, यानी उसके ब्लड होंगे 4.2, ठीक है। डायबिटीज से जुड़ी जटिलताएं क्या हो सकती है? मान गए कभी कभी देखते होइएगा ग्लूकोज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि व्यक्ति बेहोश हो जाता है, ठीक है ना, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। तो डायबिटीज़ से जटिलता ये हो सकता है कि किडनी फेल हो सकता है, व्यक्ति का आगे बहुत ज़्यादा जो विजन है कमज़ोर हो सकता है और तंत्रिकीय क्षति हो सकते हैं, नर्व जो है डैमेज हो सकता है, समझ रहे हैं ना। देखिए मैं जो बताता हूँ बिल्कुल थ्योरिकल समझने वाला चीज़ बताता हूँ। अगर आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं मतलब आप अपने आप को जो है दिक्कत दे रहे हैं, क्योंकि मैं बता दूँ एमसीक्यू पूरे बाज़ार में आपको एमसीक्यू भर भर के ही पढ़ाएगा, लेकिन एमसीक्यू जो पढ़ लिए और दूसरा अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो फिर जो है आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं अब एमसीक्यू पढ़ाना ही छोड़ दिया हूँ। एमसीक्यू में देखते होइएगा 30-40 क्वेश्चन कराने में आपको 1 घंटा समय ले लिया जाता है।
या लग जाता है कि क्यों? क्योंकि उसका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन बोलना है, फिर 10 बार कहेगा इसमें बताइए कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा। तो एक क्वेश्चन में 5 मिनट समय, 3 मिनट समय लग जाता है एमसीक्यू में। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं उससे बढ़िया कि मैं आपको क्वेश्चन ही समझा दूँ उतना देर में, ताकि आपके दिमाग में जो है चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हो गया। वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर है? देखिए, वायरस जो होता है वायरस में कोशिका नहीं होता है, वायरस में कोशिका नहीं होता है, जबकि बैक्टीरिया में कोशिका होता है। ठीक है, याद रखिएगा। वायरस बैक्टीरिया से काफ़ी छोटा होता है। हृदय में रक्त को पंप करने वाला संरचना कौन सी होती है? तो वेंट्रिकल हृदय में रक्त पंप करता है। मैंने अभी बताया ना कि हृदय के 4 ये चेंबर होगा, तो इधर आर्ट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल है, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। तो ब्लड यहाँ आया बॉडी से ब्लड यहाँ आया, यहाँ से निकला ऑक्सीजन के लिए फेफड़ा की तरफ, फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर ब्लड यहाँ पे आया, यहाँ ब्लड आ गया, अब यहाँ निकला इसमें, फिर ब्लड यहाँ से निकल जाता है बॉडी की तरफ और ब्रेन की तरफ, जो कि ऑक्सीजन वाला होता है। तो ये नीचे वाला वेंट्रिकल है, यही तो आपका पंप कर रहा है। तो वेंट्रिकल, कौन वेंट्रिकल? बायां वेंट्रिकल हृदय में रक्त को पंप करता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे, गर्भ अवस्था के दौरान शरीर में किस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है? देखिए, गर्भ अवस्था के दौरान जो बढ़ जाता है सबसे ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। पूरे प्रेगनेंसी को मेंटेन प्रोजेस्टेरोन ही रखता है। और एचसीजी तो कंफर्म करता है, जितना ज़्यादा लेवल आपका अगर प्रेगनेंसी में बढ़ गया तो वह कंफर्म करता है आपको प्रेगनेंसी को। एचसीजी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है। एनोरेक्सिया का कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले जानिए, एनोरेक्सिया होता है भूख में कमी या भूख न लगना। ठीक है, याद रखिएगा। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया जो होता है यह एक मानसिक समस्या है, जहाँ पे आत्मसम्मान, चिंता और छवि और शरीर की छवि से संबंधित होता है। ठीक है ना? यानी किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचा है, चिंता हो गया है, शरीर की छवि खराब हो गई है, तो इस कारण व्यक्ति मानसिक बीमार हो जाते हैं। और जब मानसिक रूप से बीमार होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं भोजन को भी नज़रअंदाज करने लगता है। और कोई कोई ऐसे मानसिक बीमारी है जहाँ पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाने लगता है। ठीक है ना? किडनी स्टोन का मुख्य कारण क्या होता है? तो देखिए, किडनी स्टोन का मुख्य कारण कैल्शियम, यूरिक एसिड या ऑक्जेलेट का अधिक जमाव होना। इसीलिए बोला जाता है कि जब किडनी स्टोन हो तो जितना भी डेयरी प्रोडक्ट है उसका सेवन कम कर देना चाहिए, क्योंकि वो सब कैल्शियम ऑक्जेलेट बना सकता है। और किडनी स्टोन जो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट ही उसका दूसरा नाम है। ओके। निमोनिया के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? निमोनिया फेफड़े का एक प्रकार के इन्फ्लामेशन है। निमोनिया में ये होता है कि फेफड़ा प्रभावित होता है। तो जब फेफड़ा प्रभावित होता है तो आप खुद से अनुमान लगा लीजिए कि क्या लक्षण होगा। बुखार तो आता ही है, खांसी होगा ही होगा भाई, फेफड़ा में समस्या है तो सांस लेने में दिक्कत होगा ही, और जब सांस लेने में दिक्कत होगा तो सीने में भी दर्द होगा। तो ये सब लक्षण निमोनिया का होता है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है एलर्जी के लक्षण क्या हो सकते हैं? देखिए, तो एलर्जी के लक्षण की अगर बात किया जाए तो चक्कर आना, खुजली होना, छींक होना, सांस लेने में तकलीफ होना। एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकता है, किसी आदमी से भी हो सकता है, किसी व्यक्ति, किसी पशु, किसी जगह, किसी धूल, किसी सामान, किसी भी एनीथिंग, किसी भी चीज़ से आपको, मौसम से भी एलर्जी हो सकता है। तो एलर्जी में होता यह है कि व्यक्ति को चक्कर आने के साथ साथ खुजली होने लगता है, छींक आने लगता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिसे सफोकेशन बोलते हैं। ठीक है ना? आगे है एसिटामिनोफेन, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में पैरासीटामोल बोलते हैं। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए, पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन में पैरासीटामोल भी होता है। यह दर्द का निवारण करने के साथ बुखार को भी कम करता है, याद रखना है। हृदय की धड़कन को नापने वाला समान तरीका कौन सा है? तो पल्स को मापकर हृदय की धड़कन का पता किया जाता है। ठीक है ना? जो पल्स होता है, पल्स वो हार्ट बीट को ही बताता है। समझ गए? आगे है, पेट के अल्सर के कारण क्या हो सकते हैं? मान गए आपके पेट में अल्सर है तो उसका कारण क्या होगा? तो एक तो मैंने बता दिया कि पेट में अल्सर का कारण एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है। दूसरा होगा कि बहुत ज़्यादा एसिड बनने से आपके पेट में छाले पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा अम्लीय होने से। ठीक है ना? आगे है कोल्ड, जिसे सर्दी कहते हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो बहुत ज़्यादा कोल्ड होने का मुख्य कारण
वायरल संक्रमण में राइनो वायरस या कोरोना वायरस हो सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस में आप लोग भी देखें वहाँ भी सर्दी ये सब चीज़ें होता था। शरीर में पानी की कमी के लक्षण क्या हो सकते हैं? मान के किसी के बॉडी में पानी के लक्षण, अगर पानी कम हो गया तो पानी कम होगा तो सबसे पहले बीपी कम जाएगा, बीपी भी कमेगा, शरीर जो है सूखापन टाइप से लगेगा, स्किन में नमी कम जाएगा, चेहरा सूखा सूखा लगेगा, ठीक है ना, मूत्र पीलापन गहरा होने लगेगा, मितली होने लगेगा, ठीक है, मुंह सूखने लगेगा और जो है थकान होने लगेगा व्यक्ति को। तो ये सब पानी की कमी से होता है, समझ गए। आगे है किडनी फेलुअर के लक्षण क्या होते हैं? मान गए किसी पेशेंट को किडनी फेल करता है, ठीक है ना, किडनी फेल हो गया तो उसमें क्या लक्षण होगा? तो देखिए मेन लक्षण होता है पैरों में सूजन, क्योंकि किडनी फेल होने पर वह आपके बॉडी में पानी को रिलीज नहीं कर रहा है, बाहर नहीं निकाल रहा है, जिसके कारण बॉडी में ही पानी का इकट्ठा होते रहता है। तो इस सिचुएशन में बॉडी में सूजन होता है, ठीक है, थकान होता है, जोड़ों में दर्द होगा क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ेगा, क्रिएटिनाइन बढ़ेगा तो वो जमाव होगा और जमाव होगा तो आपके जोड़ों में दर्द भी करता है। तो किडनी फेल का बहुत सारे लक्षण होते हैं, शरीर में पीलापन, वेस्ट मटेरियल बढ़ जाना, ये सब होने लगता है। डायबिटीज़ में इंसुलिन की भूमिका क्या है? डायबिटीज़ में इंसुलिन की भूमिका ये है कि यह ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रण करता है, ठीक है ना। टीकाकरण का महत्व क्या है माय डियर? टीकाकरण का महत्व है कि यह संक्रामक रोगों से बचाव करता है, रोकथाम करता है, समझ गए। रक्त की कमी एनीमिया के क्या लक्षण होते हैं? तो आपके बॉडी में एनीमिया का लक्षण होता है कि थकान होगा, समझ गए, त्वचा पीला पड़ेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, यह रक्त की कमी एनीमिया के लक्षण होते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है और यह शरीर के लिए कैसे जो है होता है? तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल एक वसा है, एक फैट है जो कोशिकाओं में संरचनात्मक भूमिका निभाता है, लेकिन अधिक मात्रा में यह हृदय रोग का कारण बनता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक है गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जो गुड होता है वो शरीर बॉडी के लिए गुड होता है, जो बैड होता है वो बॉडी के लिए बैड होता है, हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल एक फैट है, एक वसा है जो आपके बॉडी में कोशिकाओं के संरचना के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में बॉडी में अगर हो गया, बढ़ने लगा, तो यह हार्ट के लिए सही नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन है टाइफाइड बुखार के लक्षण क्या होते हैं? देखिए टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह एक बुखार है जिसे आंतरीय बुखार, आंतरीय ज्वर भी कहते हैं। अब टाइफाइड बुखार के लक्षण ये होता है कि इसमें बुखार तो होता ही है, पेट में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि ये बुखार आंतरीय बुखार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बुखार आंतों तक पहुंच जाता है, पेट में दर्द, भूख की कमी करने लगता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर करने लगता है। पेप्टिक अल्सर का मुख्य कारण क्या है? मैंने अभी ऊपर बताया कि हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया और अत्यधिक एसिड बनना। डेंगू बुखार के लक्षण क्या होते हैं? तो मैंने अभी ऊपर बता ही दिया। आगे है हृदय में ब्लॉकेज के लिए कौन सी बीमारी जिम्मेदार हो सकती है? तो देखिए हार्ट में ब्लॉकेज कहने का मतलब क्या है कि जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाला धमनी है उसमें जो है ब्लॉकेज होता है, और उसमें ब्लॉकेज होने का मेन कारण होता है एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस धमनियों में वसा के जमाव को बोलते हैं। मान गए यह पाइप है, ठीक है, इस पाइप में मैं इतना दूर वसा जम गया, इतना दूर कुछ ऐसे पदार्थ जम गया जो यहाँ पे आके जम गया। अब जो पहले इतना जगह है अब यहाँ पे मात्र इतना जगह बच गया, ठीक है, इतना जगह बच गया। तो कहीं ना कहीं ब्लड आगे की तरफ बहुत कम जाएगा, जितना चाहिए उससे भी कम जाएगा। तो जब कम जाएगा तो ऑटोमेटिक है आपका हार्ट को सही से ब्लड नहीं मिल रहा है, तो फिर आपका हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा, धमनी ब्लॉकेज हो जाएगा, जिससे हार्ट को मिलेगा नहीं ब्लड। तो ये जो है बीमारी उत्पन्न कौन करता है हृदय में ब्लॉकेज का? वो एथेरोस्क्लेरोसिस करता है, वसा का जमाव करता है। ओके, आगे है हड्डी के जोड़ ज्वाइंट में सूजन को क्या कहते हैं? अर्थराइटिस कहते हैं। जो ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, विशेष रूप से रिमेटाइड अर्थराइटिस में, ठीक है। शरीर में ऑक्सीजन का संचार किसके द्वारा होता है? तो अभी मैंने बताया हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है? ढोने का काम करता है। ऑटिज्म का मुख्य लक्षण क्या है? कि बच्चा सामाजिक संपर्क और कम्युनिकेशन में बच्चा को कठिनाई होता है, वो नहीं कर पाता है बातचीत किसी से।
स्ट्रोक में किस प्रकार के लक्षण होते हैं? अभी मैंने ऊपर बताया, आँखों की धुंधलाहट, मुंह का एक तरफ झुक जाना, बोलने में कठिनाई होना, सूंदपन उत्पन्न होना, ये सब स्ट्रोक में होता है, मस्तिष्क का आघात में। लीवर में ऑक्सीजन की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? तो लीवर में ऑक्सीजन की कमी से लीवर में सूजन हो सकता है, जिसे हेपेटाइटिस बोलते हैं हम लोग, समझ गए ना। मानव शरीर में कौन सी कोशिकाएं प्रतीक्षा प्रणाली का हिस्सा है? कोशिका बी, कोशिका टी से बी सेल, टी सेल। अल्जाइमर रोग के क्या लक्षण होते हैं? तो अल्जाइमर रोग का लक्षण होता है, यह एक मानसिक रोग है। इसमें यादाश्त में कमी, मेमोरी में कमी, सोचने में कठिनाई और दिमागी भ्रम होने लगता है। एल्जाइमर ज़्यादातर वृद्ध लोगों में होता है, और वृद्ध लोगों में आप लोग देखते होइएगा कि जल्दी से वृद्ध व्यक्ति भूल जाता है बातें को, सोचने में कठिनाई होता है, दिमागी भ्रम होने लगता है। आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए अच्छा आहार क्या है? आप चाहते हैं कि आपके बॉडी में जो फैट है, जो कोलेस्ट्रॉल है, वो नियंत्रण में हो, तो उसके लिए फाइबर से भरपूर आहार लेना चाहिए, जैसे फल, सब्जियां और साबुत अनाज, जो आपके बॉडी में फैट को रोकेगा बनने से, ठीक है। जितना आप मक्खन, दूध, जितना आप तैलीय सामान, डेयरी प्रोडक्ट का यूज करेंगे, मीठा सामान खाएंगे, उतना आपके बॉडी में फैट बढ़ते जाएगा, और वह फैट कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाता है। टीबी के मुख्य लक्षण क्या है? देखिए, किसी को अगर टीबी होता है तो देखते होइएगा लगातार खांसते रहता है, ठीक है ना। उसको खून आएगा खांसी से, बुखार लगेगा, उसका वजन कमने लगता है, तो ये टीबी के लक्षण होते हैं। शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन में स्थित होता है, यह आपके बॉडी को टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। ओके। संवेदनशीलता के लिए प्रमुख तंत्रिका कौन सा है? यानी सेंस के लिए, संवेदना के लिए, जिसे हमें महसूस कोई चीज़ होता है, कोई चीज़ सूंघते हैं, जैसे देखते हैं, तो कोई भी चीज़ हमारे ब्रेन को महसूस क्यों होता है? वह उसके पीछे नर्व होता है, तंत्रिका होता है। तो संवेदन का जो प्रमुख तंत्रिका है वो सेंसरी ऑर्गेन है, जैसे देखना, सूंघना, महसूस करना, ये सब सेंसरी ऑर्गेन से ही होता है। शरीर में पोटेशियम का महत्व क्या है? हमारे शरीर में पोटेशियम का महत्व है, यह हृदय, मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र के कार्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। कुल मिला के पोटेशियम का एक अच्छे लेवल में होना बहुत ज़रूरी होता है, मांसपेशी, हृदय और तंत्रिका तंत्र के लिए। आगे मैं बात करूँ आंत के रोग, जीआई डिसऑर्डर, जिसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कहते हैं। इसका लक्षण होता है पेट में दर्द, दस्त, कब्ज और ऐंठन, समझ गए। आंतों के रोग, जीआई और डिसऑर्डर के लक्षण में पेट में दर्द, दस्त, कब्ज और ऐंठन, समझ गए। शरीर में रक्त का संचालन किस अंग से होता है? तो शरीर में रक्त का जो संचालन होता है हार्ट से होता है, सब कोई जानते हैं। स्ट्रोक के दौरान मस्तिष्क के किस भाग पर प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, मस्तिष्क के रक्त संचार को प्रभावित करता है। स्ट्रोक जो होता है ना, वह ब्रेन में ब्लड के सप्लाई को ही रोक देता है, जिससे ब्रेन का जो सेल होता है डेड होने लगता है, ठीक है। किडनी का कार्य क्या है? किडनी का कार्य है विषैल पदार्थ, वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालना, शरीर के पानी और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखना। पेट में एसिड का अत्यधिक उत्पादन किस समस्या का कारण बन सकता है? तो पेट में आपका बहुत ज़्यादा एसिड, बहुत ज़्यादा अम्ल का इकट्ठा होने से गर्ट रोग हो सकता है, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लैक्स डिजीज, GERD हो सकता है, ठीक है। जिसमें हमेशा लगेगा कि भोजन खाए हुए हैं, पेट भरा भरा लगेगा, और भोजन करने की इच्छा हमेशा बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा भी खाने पर पूरा लगेगा भोजन जो है गर्दन तक आ चुका है, और इसमें भोजन वापस से जो है आपको मुंह में आने का प्रयास करता है, ठीक है ना। आगे है, शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? मैंने आपको ऊपर बताया, कैल्शियम का मुख्य कार्य है हड्डियों और दांतों का निर्माण करना, नर्व संकेतों को प्रसारण करना, बाल को मजबूत करना, ठीक है। ये सब कैल्शियम का काम होता है। आगे है, किस प्रकार के आहार से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है? तो कम ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स वाले आहार, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, यानी जिसमें ग्लूकोज की मात्रा कम हो, वैसे आहार की आप भोजन लेंगे तो आपके ग्लूकोज लेवल में कंट्रोल करने में मदद करता है। रक्त में यूरिया का मुख्य स्रोत क्या है? तो रक्त में यूरिया का मुख्य स्रोत यह प्रोटीन के टूटने से उत्पन्न होता है, यानी जो आपके बॉडी में प्रोटीन है वह टूटता है तो यूरिया ही बनता है। किडनी के प्रमुख कार्य क्या है? अभी मैंने बताया,
पानी और खनिज को संतुलन को बनाता है, विषैले पदार्थ को उत्सर्जन करता है। आगे है स्ट्रोक के उपचार में कौन सी दवा उपयोग होती है, यानी अभी मैंने स्ट्रोक के बारे में ऊपर बताया कि ब्रेन के जो धमनी होता है ब्लड सप्लाई वाला, उसको ब्लॉकेज होने से होता है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक में उपयोगी दवाएं होता है एंटीकोगुलेंट, जो ब्लड क्लॉट है उसके थक्का को खोलता है, जैसे हिपेरिन और वारफेरिन। समझ गए। शरीर के तापमान को अधिक होने पर क्या किया जाना चाहिए, तो बॉडी के टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ दे, ठंडा ठंडा, शरीर को ठंडा करने का प्रयास करें और पैरासीटामोल देना चाहिए। वायरस से शरीर को बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो वायरस से शरीर को बचाने के लिए अच्छा तरीका है टीकाकरण करिए, स्वच्छता रखिए, मास्क पहनाइए, यही आप जो है बचा सकते हैं वायरस से। किस प्रकार का आहार हृदय के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, मैंने ऊपर ही बताया। फैट कम फैट वाले भोजन लें, में जितने भी तेलीय जितने भी फास्ट फूड है ये सब कम उपयोग करें। साथ में अधिक फाइबर वाले आहार लें तो आपके हृदय स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। फल फूल का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। खून की कमी से शरीर पर क्या असर पड़ता है, तो खून की कमी से शरीर पर बहुत असर पड़ता है। शरीर थकान महसूस होने लगेगा, त्वचा पीला होगा, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को। शरीर में सोडियम का क्या काम है, शरीर में सोडियम का काम है कि यह तरल संतुलन को बनाए रखता है, तंत्रिका संकेतों को प्रसार को बनाता है, साथ में यह क्या करता है बीपी के भी क्या करता है कंट्रोल में करता है। इसीलिए ज़्यादा आप सोडियम लेंगे तो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हृदय में ब्लॉकेज होने पर क्या उपचार किया जाता है, तो हृदय में अगर ब्लॉकेज हो जाए, कहीं पे जमाव हो जाए, तो उसे एंजियोप्लास्टी की सहायता से या बाईपास सर्जरी करके उस ब्लॉकेज को खोला जाता है। ठीक है। एंजियोप्लास्टी क्या होता है, देखिए एंजियोप्लास्टी होता है, मान गए कहीं कहीं पे अगर ब्लड में रुकावट है, धमनी में रक्त वाहिनी में कोई चीज़ का जमाव हो गया है, तो इसमें एक जो है आपका पाइप डाला जाता है। पाइप डालकर यहाँ पे फुलाया जाता है, जिससे क्या होता है आपका ब्लड वेसल चौड़ा हो जाता है और जो जमाव हुआ है वो बाहर निकल जाता है, यही एंजियोप्लास्टिक होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के प्रमुख कारण क्या है, यानी पेट के अंदर आंत के अंदर ब्लीडिंग होने का प्रमुख कारण क्या है। एक कारण तो अल्सर होगा, छाला पड़ना। दूसरा होगा एसोफेगल वारिसिस या पाइलोइडिस। ठीक है ना, पाइलोडिस, अल्सर, एसोफेगल वारियस, ये सब कारण हो सकता है। आगे है यहाँ पे आज का लास्ट प्रश्न है यहाँ पे, पार्किंसन रोग का मुख्य लक्षण क्या है, तो पार्किंसन रोग का प्रमुख लक्षण है हाथों और पैरों में कंपन होना और मांसपेशियों की जकड़न। पार्किंसन रोग जो होता है वह मानसिक रोगी होते हैं, और वो मानसिक रोगी जब वो दवाई लेते हैं मनोरोग के, तो उससे जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो पार्किंसन रोग में आता है। और इसका मेन जो लक्षण होता है हाथ पैर में ट्रिमर होना, मांसपेशियों को कमज़ोर होना। ठीक है। तो आप सभी एएनएम कैंडिडेट बताइए कि जो मैंने 100 क्वेश्चन दिया, इसमें मैं मान लेता हूँ कि 15 क्वेश्चन रिपीटेड होगा, मैं मान लेता हूँ। ठीक है। लेकिन 15 क्वेश्चन रिपीटेड है तो कम से कम 80 से 85 तो आप चीज़ों को सीखे हैं, अगर मैं 100 कराया हूँ तो मेरा प्रयास है कि आप बेसिक से हर एक प्रकार के क्वेश्चन को समझ पाए, लिख पाए, ताकि आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा आपको दे। सिर्फ एमसीक्यू रटाने से, डेली 20-30 क्वेश्चन कराने से, 1 घंटा समय पास करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उससे अच्छा है कि आप 1 घंटा डेली सुबह शाम खुद से थ्योरी बुक पढ़ें, वो बेहतर है। और जो मैं करा रहा हूँ डेली 100 क्वेश्चन, और साथ में ग्रुप में मैं आपको डेली कुछ ना कुछ देता ही रहता हूँ क्वेश्चन, उसको करें तो ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।